तो आज अपन का जो टॉपिक है वो है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाएं दोनों ही क्या है, एक पृथ्वी पर स्थित काल्पनिक रेखाएं। अपन थोड़े से पृथ्वी के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के अपन अध्ययन में देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर दो ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं काल्पनिक रेखाएं और चार गोलार्ध हैं। एक है ये है पश्चिमी गोलार्ध, और ये है पूर्वी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो अपन के पास पहला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए वो बनता है कि पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है। तो अपन का जवाब रहेगा 2। पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या है 2, नॉर्दर्न पोल व साउदर्न पोल। इसके अलावा अपन से दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर गोलार्धों की संख्या कितनी है। तो अपन का आंसर रहेगा 4। पृथ्वी पर गोलार्धों की संख्या है 4 और ध्रुवों की संख्या कितनी है 2। अब इस पर अपन बेसिकली ग्लोब का यूज लेते हैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। ग्लोब का प्रयोग लेते हैं अपन। वो ग्लोब पे जो काल्पनिक रेखाएं स्थित है उन रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आपको ग्लोब पे ये चीज देखने को मिलेगी, इस प्रकार से कुछ रेखाएं मिलेगी आपको देखने को। इस प्रकार से आपको कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। वास्तव में कोई रेखा पृथ्वी पर स्थित नहीं है, लेकिन इसको पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कुछ इमेजिनरी रेखाओं का अपन मानना है, जिसको अपन अक्षांश व देशांतर कहा जाता है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है? ये अपन की क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी गोल होती है और इस पृथ्वी पर पृथ्वी की सतह के समानांतर कोणात्मक दूरी बनाती हुई कुछ काल्पनिक रेखाएं स्थित है। इन रेखाओं को अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी की सतह के समानांतर स्थित कोणात्मक दूरी बनाने वाली, समान कोणात्मक दूरी बनाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब अपन इस अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में देखते हैं कि संख्या में अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। संख्या में अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो अपन इस प्रकार से पहले अपन देखेंगे। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा दिखाई दे रही है आपको, और उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर की तरफ जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है उसको अपन उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और जो भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ स्थित है उसको अपन दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं n और इसको लिखते हैं s। अब ये भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरफ संख्या में होती है 90, और नीचे की तरफ भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ भी कितनी होती है 90, और 90 कितना होता है 180। और एक रेखा जो ये 0 डिग्री रेखा है इसको ऐड कर देंगे तो अपन के पास आ जाएगा 181 181। तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है एग्जाम के लिए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है।
या कुल अक्षांश कितनी है, पृथ्वी पर या ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब रहेगा 181। कैसे, 90 उत्तर की तरफ और 90 दक्षिण की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ 90 और भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ कितनी, 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश, तो टोटल कितनी हो गई 181। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 181। यदि दूसरी बात अपन देखें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं या कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो अपन का जवाब रहेगा 179। कैसे, जो ये 90 डिग्री वाली रेखा है, जो अक्षांश है 90 डिग्री वाली, जो ये इसको अपन ध्रुव भी बोलते हैं, ये दोनों ध्रुवीय रेखाएं हैं। इन रेखाओं को दोनों को क्या नहीं माना जाता है, अक्षांश नहीं माना जाता है। इसलिए 181 में से लेस करेंगे 2 तो कितना बचेगा अपन, 179 बचेगा। तो आपके सामने कुल अक्षांशों की रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ली जाए या कुल अक्षांश वृत्त पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब क्या रहेगा 179। यदि आपसे कुल अक्षांश पूछ लिया जाए तो आपका आंसर रहेगा 181 रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब अपन को ये दिखाई दे रहा है कि दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और समांतर रेखाओं की विशेषता होती है कि प्रत्येक रेखाओं के बीच में समान दूरी पाई जाती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, तो आपका जवाब रहेगा दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी रहती है 111 किलोमीटर। कितनी रहती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। अब अपन के अगली बात पर अपन पहुंचते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य जो खाली क्षेत्र है, दो रेखाओं के बीच में जो खाली स्पेस ही दिखाई दे रहा है आपको, इन स्पेस को क्या कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य खाली क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को कहेंगे जोन। इस क्षेत्र को जोन कहा जाता है और हिंदी में से कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहा जाता है, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। अब अपन ये देखेंगे कि इस काल्पनिक रेखाओं के जो अक्षांश रेखा हैं, इनको बनाया क्यों गया, इसको अपन इमेज क्यों करते हैं पृथ्वी का अध्ययन करते समय। तो इसका कारण है कि पृथ्वी की दूरी मापने के लिए, पृथ्वी की दूरी नापने के लिए, अब इसका उपयोग अपन देख लें, पृथ्वी, इसका उपयोग क्या रहेगा, अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है, अक्षांश रेखाओं का उपयोग, तो अपन उपयोग की बात करें तो सबसे बड़ी बात है एक तो दूरी मापने के लिए, और दूसरा इसका उपयोग है जलवायु निर्धारण में। जलवायु निर्धारण में, और तीसरा इसका जो यूज है वो है किसी देश की या किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति निर्धारण करने में। किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति निर्धारण में। अब इसका उपयोग अपन अक्षांश रेखाओं का उपयोग देखें तो दूरी मापने के लिए, जलवायु निर्धारण में, किसी क्षेत्र की स्थिति निर्धारण में। अब जलवायु के अंदर अपन जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, इस प्रकार का जो भी है, शीत ऋतु हो गई, जो ऋतु अपन मेजरमेंट करते हैं वो भी इसके काम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से करते हैं। तो इनके तीन उपयोग, मेजर उपयोग तीन है, दूरी मापने के लिए, जलवायु निर्धारण में और किसी क्षेत्र की स्थिति निर्धारण में। तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग हो गया। अब अपन देखते हैं,
अब इसका अपन जलवायु के अंदर किस प्रकार से निर्धारण करते हैं या दूरी में किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। अब देखो, पृथ्वी एक वृत्त है, सर्किल है, और इसके अपन क्या कहेंगे, व्यास देखते हैं। एक तो हो गया ध्रुवीय व्यास और एक हो गया विषुवतीय व्यास। अब इसको ध्रुवीय व्यास क्यों बोलेंगे, क्योंकि उत्तर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिला रहा है ये व्यास, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, ध्रुवीय व्यास। और पृथ्वी का कुल ध्रुवीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और इसी प्रकार से विषुवतीय व्यास, जो भूमध्य रेखा के कारण इसका विषुवत रेखा के कारण रखा गया, विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का, वो है 12,714 किलोमीटर। तो इन सब का निर्धारण किससे हुआ अपन का, इस दूरी का निर्धारण, पृथ्वी के व्यास का निर्धारण किससे हुआ, अपन की अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार से जलवायु का निर्धारण, जो जलवायु का निर्धारण है वो होता है कटिबंध के माध्यम से, जोन के माध्यम से। दो अक्षांशों के मध्य खाली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। और इस कटिबंधों के माध्यम से क्या निर्धारण किया जाता है, जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस रेखा को अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, और यह है भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा। अब जस्ट इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ कितनी होती है 90 डिग्री, 90, और नीचे की तरफ भी कितनी होती है 90। तो इसको अपन देखेंगे 1 2 3 4 90 तक ऊपर की तरफ जाएगी, और 1 2 3 4 90 नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से ये रेखा है। तो इसमें दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक है 23.5 डिग्री, और अपन इसको पहले क्या बोलेंगे, यदि उत्तर भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है, उत्तर की दिशा में है, इसलिए क्या लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको अपन बोलेंगे करक रेखा। और एक है ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ स्थित है, इसलिए क्या लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलेंगे अपन आकृतिक रेखा। इसके बाद नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ है, ये भी क्या रहेगी 23.5 डिग्री। अब ये क्या है भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ स्थित है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको लिखेंगे अपन मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन करक रेखा कहते हैं। इसके बाद अपन आगे की देखेंगे, जिस प्रकार से यहाँ 66 है उसी प्रकार से 66 रहेगी, और इस 66 डिग्री को, इस 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन क्या लिखेंगे अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और नीचे की तरफ ये क्या रहेगा, ये आ जाएगा अपन का दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या आ जाएगा अपन का उत्तरी ध्रुव है। तो अपन ने क्या इस चीज से जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बार बार। वो क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, उसको क्या कहा जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा वो रेखा होती है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को समान 2 भागों में क्या करती है विभाजित करती है। और उसके अपन बात करते हैं फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा। ये करक रेखा है वो विश्व के 19 देशों से होकर गुजरती है। जो करक रेखा है विश्व के 19 देशों से होकर गुजरती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, जो आर्कटिक सागर है वो स्थित है। तो इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से आर्कटिक रेखा है, तो आर्कटिक रेखा रहेगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
उसके बाद अपन बात करेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, निम्न में से मकर रेखा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अपन के पास राइट आंसर क्या रहेगा अपन का, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अपन क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इसके बाद दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो जो ये जोन है, आपने देखा होगा जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वर्ष भर तापमान क्या रहता है, समान बना रहता है। अर्थात यहाँ शीत ऋतु नहीं होती, वर्ष भर क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। जैसे ही अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ ध्रुव की तरफ पोल की तरफ जाओ या साउदर्न पोल की तरफ जाओ, किसी भी ध्रुव की तरफ अपन जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो तापमान में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तापमान में परिवर्तन। ये तापमान में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो जैसे ही भूमध्य रेखा से अपन ध्रुव की तरफ जाएंगे, चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं या किस तरफ जाएं, या चाहे अपन उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, दोनों में क्या होगा, समान परिवर्तन होगा। तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। इसी प्रकार से जैव विविधता में परिवर्तन आ जाएगा, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, जैव विविधता में कमी आ जाएगी। अब जैव विविधता मतलब जनसंख्या में क्या आ जाएगी, भूमध्य रेखा के आसपास क्या रहता है, जनसंख्या ज्यादा रहती है, जो वन वगैरह है वो भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इस प्रकार से दो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, तापमान में परिवर्तन, वह जैव विविधता में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तापमान में कमी आएगी और जैव विविधता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। इसके बाद अब भूमध्य रेखा पर क्या रहता है, वायु दाब क्या रहता है, निम्नतम बना रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन से अक्षांश पर वायु दाब सबसे निम्नतम रहता है, सबसे कम रहता है, तो आपका सही रहेगा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस पर क्या रहता है, वायु दाब क्या रहता है, सबसे कम रहता है, लेकिन तापमान सबसे ज्यादा रहता है। यदि अपन 23.5 डिग्री की बात करें, अब देखो यहां से जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, 4। जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो कटिबंध के माध्यम से करते हैं। तो कटिबंधों की संख्या पृथ्वी पर कितनी है, 4। पृथ्वी पर कटिबंध कितने हैं, 4 प्रकार के कटिबंध है। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है उपोष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध और एक होता है ध्रुवीय शीतोष्ण कटिबंध। इन कटिबंधों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। अब उष्ण कटिबंध में क्या होगा, यहां पर वर्ष भर क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो वर्ष भर तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा, वर्ष अर्थात वर्ष भर तापमान समान बना रहेगा। इसके बाद उपोष्ण कटिबंध, और इस उपोष्ण कटिबंध में कुछ दिनों के लिए, मतलब 12 माह होते हैं, उसमें से 8 या 9 माह तक ग्रीष्म ऋतु चलेगी और 3 या 4 माह के लिए शीत ऋतु का प्रकोप रहेगा। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में 8 या 9 महीने शीत ऋतु रहेगी और शेष काल के लिए क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और ध्रुवीय शीतोष्ण में वर्ष भर क्या रहेगा, तापमान क्या रहेगा, निम्नतम बना रहेगा, अर्थात 0 डिग्री से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर ध्रुवीय शीतोष्ण में किसी भी प्रकार का जीवन यापन करना संभव नहीं है। बाकी जो 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध, तीनों पर क्या किया जा सकता है, अपन जीवन यापन कर सकते हैं। जो अपन के ध्रुव हैं, ध्रुव पर स्थित जो जलवायु है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो अपन ने अक्षांश रेखाओं की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है। अब ये भी क्या है, देशांतर रेखा भी अक्षांश रेखाओं की तरह एक काल्पनिक रेखा है। वो किस प्रकार से, देखो ये जो रेखा है पृथ्वी को क्या कर रही है, 2 भागों में क्या कर रही है,
विभाजित कर रही है समान दो भागों में, और इसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, प्रधान समय मानक रेखा, या इसे यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये आपको जो रेखा दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों में क्या करती है, समान रूप से विभाजित करती है, जिसमें इस रेखा को अपन 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, प्रधान समय मानक रेखा बोलते हैं। इसके बाद कुछ रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें, देशांतर रेखा की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, ग्लोब पे स्थित वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने का कार्य करती है तथा एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी देशांतर रेखाओं की, वो काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पे स्थित वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का कार्य करती है तथा एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसी तरह से जिस प्रकार से अपन ने अक्षांश रेखाओं की के बारे में देखा कि संख्या में कितनी होती है, इसी प्रकार से अपन देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं, इसकी संख्या के बारे में। अब एक बिंदु के चारों ओर अपन कितनी डिग्री का एंगल बना सकते हैं, अधिकतम 360 डिग्री का। तो इसका जो संख्या है, देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो क्या रहेगी, टोटल देशांतरों की संख्या रहेगी 360। कितनी रहेगी, 360। किस प्रकार से रहेगी 360, देखना इस रेखा के लेफ्ट में कितनी रहेगी 180, और राइट में कितनी रहेगी 180 रहेगी। तो 180 और 180 कितनी हो जाएगी 360। संख्या में इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि देशांतर रेखाएं संख्या में कितनी होती है, 360 होती है। एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है, ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद में इसमें एक जो एक 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में मान्यता दी गई। इस तिथि 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से समय तिथि का अंतर्राष्ट्रीय डेट का निर्धारण होता है, और 0 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण होता है। अर्थात अब अपन इसके कुछ और पॉइंट्स देखते हैं देशांतर रेखा के। अपन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर पाई जाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पाई जाती है, तो ये दूरी पाई जाती है विषुवत के ऊपर। विषुवत जो इस प्रकार से दो अर्ध एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर इस दोनों रेखाओं के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पाई जाएगी, विषुवत में पाई जाएगी। तो ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो दो देशांतरों के मध्य सबसे ज्यादा दूरी विषुवत पे पाई जाती है। और देखो इसके बाद में ध्रुवों पर क्या पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे कम दूरी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ध्रुवों पर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन के आए कि देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिकतम दूरी पाई जाती है विषुवत रेखा पर, और सबसे कम दूरी पाई जाती है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर क्या कर देती है, एक देशांतर दूसरे देशांतर को प्रतिच्छेद कर देती है। इसलिए ध्रुवों पर दो देशांतरों के मध्य 0 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है, अर्थात कोई भी दूरी नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे अधिकतम दूरी पाई जाती है विषुवत पर, और वो कितनी पाई जाती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर विषुवत पर दो देशांतरों के मध्य सबसे ज्यादा दूरी पाई जाती है।
अब आगे की बात करें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी पाई जाती है। एक औसत के रूप में अपन देखें तो दो देशांतरों के मध्य दूरी पाई जाती है 111.32 किलोमीटर। आगे की बात अपन करें, अब जिस प्रकार से अपन ने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को अपन कटिबंध कहा जाता है या जोन कहा जाता है, उसी प्रकार से दो देशांतरों के मध्य जो क्षेत्र है उसको अपन गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतरों के मध्य दूरी को, मध्य क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। इसके बाद अपन देशांतर रेखाओं का उपयोग देखते हैं कि देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या होता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग इसका है तिथि व समय निर्धारण में। तिथि व समय निर्धारण में, डेट एंड टाइम में, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर तैयार होता है वो देशांतर रेखाओं की सहायता से ही होता है। डेट एंड टाइम का निर्धारण किया जाता है। मैंने आपको बताया 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वह 0 डिग्री देशांतर वह है अंतरराष्ट्रीय प्रधान समय मानक रेखा। यह बात तो इसलिए इसका जो देशांतर रेखाओं का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं का उपयोग है तिथि व समय निर्धारण करने में। देशांतर रेखाएं प्रयोग में ली जाती है, ये काल्पनिक रेखाएं। अब अपन देखते हैं कि तिथि व समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यदि अपन समय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय समय की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय समय को 24 टाइम जोनों में क्या कर रखा है? विभाजित कर रखा है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा कि अंतरराष्ट्रीय विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित कर रखा है? 24 में क्या कर रखा है? विभाजित कर रखा है। अब अपन देखें कि भारत का भी एक टाइम जोन है। उसके बाद रूस का देखें अपन तो रूस के सबसे ज्यादा टाइम जोन है और वो है 11 टाइम जोन। रूस के सर्वाधिक टाइम जोन है, संख्या है 11। इसी प्रकार से कनाडा की अपन बात करें तो 3। अलग अलग देशों के क्या है? अलग अलग टाइम जोन है। अब अपन इस टाइम जोन के संदर्भ में भारत के टाइम के बारे में अपन कैलकुलेशन करें। अब देखो टाइम में अपन अंतरराष्ट्रीय टाइम की बात करें तो ये अपन की पृथ्वी है और ये अपन की ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी रेखा भी इसको बोलते हैं। ग्रीनविच है और जीएमटी रेखा, जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएमटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, तो यह जीएमटी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, यामोत्तर रेखा है। जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। इस रेखा से संपूर्ण विश्व का टाइम निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच रेखा से। अब इस ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, ये यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड, आप सभी जानते हो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है, तो इसके संदर्भ में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, यदि महाद्वीप पूछ लिया जाए कि जो आपका ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी रेखा है या यामोत्तर रेखा है, ये यामोत्तर रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो इसकी बात करें तो आप यूरोप महाद्वीप से निकलती है। यदि आपको कंट्री पूछ ले, देश पूछ ले, तो कहां से निकलती है? इंग्लैंड से निकलती है। यदि आपको शहर पूछ लिया जाए तो किससे निकलती है? ग्रीनविच से। इसके संदर्भ में 3 आंसर हो गए। इसके पूछने का तरीका क्या रहेगा कि जो ग्रीनविच रेखा है या यामोत्तर रेखा है या जीएमटी रेखा है या 0 डिग्री देशांतर है, ये किस महाद्वीप से निकलेगी? यूरोप महाद्वीप से। महाद्वीप के संदर्भ में तो यूरोप
देश इंग्लैंड और शहर ग्रीनविच। इसलिए ये ग्रीनविच शहर से निकलने के लिए गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच रेखा रखा गया। इस ग्रीनविच रेखा से क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संपूर्ण विश्व का जो अंतरराष्ट्रीय टाइम है उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब विश्व को 24 टाइम जोनों में क्या कर रखा है, विभाजित कर रखा है। सर्वाधिक जो टाइम जोन है वो रूस के हैं, 11 हैं। इसके बाद जैसे अपन टाइम के संदर्भ में बात करेंगे, इस ग्रीनविच रेखा से देखो ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, और ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। ये है पूर्वी गोलार्ध। जैसे ही मैं कहूंगा कि इस ग्रीनविच रेखा से, यदि ग्रीनविच रेखा से पूर्वी गोलार्ध की तरफ अर्थात दाईं तरफ चलेंगे अपन, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट की क्या हो जाती है, समय में क्या हो जाती है, 4 मिनट की वृद्धि होती है। यदि अपन ग्रीनविच रेखा से पूर्वी गोलार्ध की तरफ या दाईं तरफ चलेंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट की समय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 से अपन 1 पर जाएंगे तो अपन क्या हो जाएगी, 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। फिर 1 से, फिर 0 से 1 गए तो 4 मिनट की वृद्धि, 2 पर चले जाएंगे तो 8 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात यहाँ इस ग्रीनविच रेखा पर यदि क्या है, 0 डिग्री देशांतर पर 12 AM है, तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगी, 12:04 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि 2 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 12:08 रहेगी अपन के पास, ठीक है। तो यदि ग्रीनविच रेखा से पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहला क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से पूछा जाता है, यदि ग्रीनविच रेखा से अपन पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी होगी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। इसी प्रकार से अपन यदि इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे अर्थात बाईं तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। कितनी, 4 मिनट की। कितनी होगी, 4 मिनट की। वही एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जिस प्रकार से इधर क्या था, टाइम में इंक्रीमेंट हुआ, तो इधर क्या होगा, टाइम में डिक्रीमेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि यहाँ 12 बजे हुए हैं तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 11:56 हो जाएगी। यदि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11:56 हो जाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि 180 देशांतर तो क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में है, और 180 किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये क्या है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री है, और 0 से अपन 180 जाएंगे तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 720 मिनट आ जाएगा। तो समय में क्या आ जाएगी, यदि अपन 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री जो तिथि रेखा है इस पे जाएंगे तो अपन के समय में कितनी कमी आ जाएगी, 720 मिनट की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यदि इधर अपन जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो इधर भी कितनी रेखाएं अपन के पास, 180 देशांतर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए 180 को अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास कितनी आ जाएगी, 720 मिनट आ जाएगी। ये क्या है, प्लस के 720, और ये भी क्या है, माइनस के 720 है। तो इधर यदि पूर्वी गोलार्ध में अपन गए तो 720 मिनट की इंक्रीमेंट हुआ है, और यदि अपन पश्चिमी गोलार्ध में बाईं तरफ गए हैं तो अपन के पास 720 मिनट का क्या हुआ है, कमी हुआ है। अब मैं ऐसे कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि अपन पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो तिथि के अंदर 1 दिन का क्या आ जाएगा, कमी आएगी। 1 दिन की कमी या वृद्धि हो जाएगी। वो कैसे होगा, देखो, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट 24 घंटे होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से करेंगे तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1440। एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी हो गई, 1440, और ये डाटा अपन को यहाँ से प्राप्त हो रहा है 1440। यदि अपन पश्चिमी गोलार्ध से यदि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस देशांतर से इस देशांतर पर अपन आएंगे, 180 डिग्री से 180 डिग्री आएंगे तो अपन के समय में, अपन के तिथि में 1 दिन का क्या रहेगा, कमी रहेगी। यदि देखो इधर क्या है, यदि मान लो यहाँ आज गुरुवार है
तो मान लो कि यहाँ क्या है, आज 24 तारीख है, 24 मार्च है, तो इधर क्या मिलेगा आपको, 23 मार्च मिलेगा। ठीक है। अब आपको ये लगता है कि किसी देश में क्या होता है, दिन किसी भी देश का समय क्या नहीं होता है, समय इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है, वो इन देशांतर रेखाओं की स्थिति के कारण होता है। आपको जैसे लगेगा कि ब्रिटेन का समय है वो अपन से क्या है 5.5 घंटे क्या है पीछे है, अपन का 5.5 घंटे क्या है आगे है ग्रीनविच रेखा से। वो अपन कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार से, अब अपन बात करते हैं भारत के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। भारत का जो समय प्रधान रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो मैंने 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर क्यों लिखा भारत के संदर्भ में। अब गोलार्ध बताए थे मैंने आपको 4, कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब जो भारत की ग्लोब में स्थिति है वो स्थिति है यहां पर स्थित है भारत। जो देश इस ग्रीनविच रेखा से इस गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में है, तो उसको लिखेंगे अपन पश्चिमी देशांतर। और यदि जो देश इस पूर्वी गोलार्ध में स्थित है उसके आगे क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। अब भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध के अंदर, इसलिए मैंने क्या लिखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे अपन भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे तब बताएंगे आपको। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत की प्रधान समय मानक रेखा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो 82.5 डिग्री है। यह रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, परिवर्तित नाम इलाहाबाद का परिवर्तित नाम है प्रयागराज, इसके नैनी शहर से गुजरती है। नैनी शहर से जो लाइन गुजरती है, जो भारतीय टाइम है, जैसे वर्ल्ड का टाइम है वो ग्रीनविच शहर से डिसाइड होता है, उसी प्रकार से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होता है, नैनी से होता है। कई बार आपको मिर्जापुर भी मिलेगा, कई बुक्स में आपको मिर्जापुर भी रहेगा, लेकिन सही आंसर क्या रहेगा, नैनी से, इलाहाबाद की नैनी से। जो लेकिन इलाहाबाद का जो नया नाम है वो क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। अब ये जो 82.5 डिग्री है और इस प्रकार से लाइन गुजर रही है, इस प्रकार से जो देशांतर रेखाएं, तो मैंने आपको बताया कि यदि पूर्वी गोलार्ध में अपन जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी एक देशांतर पे दूसरे देशांतर पर जाने पर। तो अपन 82.5 है और 82.5 डिग्री को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि समय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कितना आ जाएगा अपन के पास, 82.5 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आ जाएगी। और 330 मिनट को यदि अपन घंटे में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे के आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का समय है, जो भारत का समय है वो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच समय से कितने समय आगे है, 5.5 घंटे आगे। किस प्रकार से हुआ, क्योंकि भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध की तरफ स्थित है, तो 82.5 डिग्री भारत का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। तो इस 82.5 डिग्री को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन को 330 मिनट आई, और इस 330 मिनट को अपन घंटे में परिवर्तित किया तो क्या आया, 5.5 घंटे आ गए। ये बात है, ध्यान में रखना कि जो भारतीय समय मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी शहर से गुजरती है और जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अब अपन इस देशांतर की बात करें, यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें, तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के कितने शहरों से, राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ से गुजरेगी ये, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश से ये कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगी, उड़ीसा, और उड़ीसा और एक जाएगी ये आंध्र प्रदेश। ये 4-5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय समय मानक रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं का, जो अपन डिस्कस किया वो कंप्लीट हो चुका अपन का।